नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक में। आज 31 अक्टूबर 2020 है और ये 14वां लेक्चर है यूपीएससी हिंदी क्यूज़ का। 10 क्वेश्चन पर डे, करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स का। पहला प्रश्न लेते हैं मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में। मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था और तत्पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए एक अस्थायी भागीदार बन गया। गलत है। यह हिंद महासागर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक अभ्यास है। यह भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये न्यूज में इसलिए आया कि ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 में शामिल किया गया जाएगा। तो इस लहजे से मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड के समूह हैं वो चारों इस सैन्य अभ्यास में शामिल हो जाएंगे। इसकी शुरुआत 1992 में की गई और उसके बाद में 2015 में जापान भी ये शामिल हो गया। 2018 में फिलीपीन सागर में गुआम तट पर आयोजित किया गया था और उसके बाद में 2019 में जापान तट पर इसका आयोजन किया गया। अब इस बार ये बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में आयोजित होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न लेते हैं लेबर ब्यूरो के बारे में। श्रम ब्यूरो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक डेटा और सर्वेक्षण विंग है। ये गलत है। श्रम ब्यूरो का उद्देश्य ग्रामीण, कृषि और औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित गुणवत्तापूर्ण आंकड़े तैयार करना है। बिल्कुल सही है। लेबर ब्यूरो की स्थापना भारत की आज़ादी से पूर्व श्रम पर गठित रॉयल कमीशन द्वारा की गई थी 1931 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी में। ये लोगो है, एक सेकंड। ये 1931 में गठन किया गया था रॉयल कमीशन के द्वारा और औद्योगिक श्रम के रहने, काम करने और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित श्रम आंकड़ों के व्यवस्थित संग्रह की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। इसके 3 लक्ष्य हैं: सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता का प्रतिनिधित्व, और जिन्हें श्रम ब्यूरो गुणवत्तापूर्ण डेटा के सृजन हेतु प्राप्त करना चाहता है। 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? ग्रामीण है, एक कृषि है और आखिरी क्या है? औद्योगिक श्रम को। ग्रामीण, कृषि और औद्योगिक श्रम को। अगला प्रश्न परख के बारे में। परख देश भर के सभी स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल यह एक स्वायत्त संस्थान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। वह राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर सीखने के परिणामों की निगरानी के लिए मानकीकृत परीक्षण को भी निर्देशित करेगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। विश्व बैंक की सहायता से 5,718 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स का कार्यान्वयन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत यह देश में सभी स्कूल बोर्डों के लिए छात्र आकलन तथा मूल्यांकन मानक निर्धारित करेगा। वर्तमान में अधिकांश स्कूल बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यह राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर अध्ययन परिणामों की निगरानी हेतु मानकीकृत परीक्षण के लिए दिशा निर्देश देगा। एक और एडिशनल जानकारी यह बता दें कि जो शिक्षा मंत्रालय है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, ठीक है, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अगला प्रश्न, ग्रीन रूम मीटिंग ये किससे संबंधित है? WTO से। यह WTO के महानिदेशक के सम्मेलन कक्ष का अनौपचारिक नाम है और इसका उपयोग 20 से 40 प्रतिनिधि मंडल, आमतौर पर प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठकों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं है? कहाँ? भारत में। कृषि या बागवानी पद्धति बिल्कुल नहीं है। साहित्यिक, नाटक, संगीत या कलात्मक कार्य ये भी नहीं है। मानवीय हस्तक्षेप के बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा सर्जित नवाचार ये भी नहीं है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके आगमन या विकास को नवपाषाण क्रांति कहा गया? कृषि। नवपाषाण क्रांति, जिसे कृषि क्रांति भी कहा जाता है, मानव इतिहास में छोटे घुमंतु और शिकार संग्राहक समुदाय से लेकर बड़े कृषि बस्तियों और प्रारंभिक सभ्यता तक के मानव इतिहास में संक्रमण को चिन्हित करती है। अगला प्रश्न, वैसे 10,000 ईसा पूर्व के आसपास ये नवपाषाण क्रांति, जो कि कृषि क्रांति भी कहा जाता है, आई थी। ऐतरेय ब्राह्मण में बेटी को गर्भ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गर्भ के रूप में नहीं, हीन भावना से लड़कियों को देखा गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है। उत्तर वैदिक काल में सोने और चांदी के सिक्के को विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था। ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक सेकेंड, कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऐतरेय ब्राह्मण में बेटी को दुख का स्रोत बताया गया है। ऋग्वेदिक काल के निषक के अलावा बाद के उत्तर वैदिक काल में सोने और चांदी के सिक्के जैसे शतमन और कृष्णाल का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था। अगला प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त के बाद की शुरुआती दशकों में जमींदार नियमित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहे। उनकी विफलता के क्या कारण थे? प्रारंभिक में राजस्व की मांग अत्यधिक थी, बिल्कुल। कृषि उपज की कीमत बहुत कम थी, जिससे रेतों के जमींदार को अपना बकाया चुकाने में कठिनाइयाँ हो रही थी, बिल्कुल सही है। जो उत्पाद पैदा होता था उसकी कीमत कम थी। राजस्व में किसी प्रकार का परिवर्तनीय नहीं किया जाता था, भले ही पैदावार कम हो या सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए। तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
अस्थायी बंदोबस्त के बाद शुरुआती दशकों में जमींदार नियमित रूप से राजस्व की मांग और शेष बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे। इसके कारण है, पहला, कि राजस्व की मांग अत्यधिक थी, और ये कहा मांग इसीलिए रखी गई कंपनी के कहने के अनुसार कि कृषि उत्पादन और कीमतें बढ़ने से जमींदारों पर बोझ धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा था कि राजस्व 1790 के दशक में लागू किए गए ये अस्थायी बंदोबस्त। तो उस समय जो कीमत थी उत्पाद की वो बहुत कम होया करती थी, जिससे रेतों को जमींदार को अपनी बकाया चुकाने में कठिनाइयाँ हो रही थी। तीसरा है कि राजस्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता था, भले ही पैदावार में कमी हो गई हो, तथा साथ ही समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के समय प्रचलित अमलाह शब्द किससे संबंधित है? जमींदार का अधिकारी। भूमि कर के संग्रह के समय जमींदार एक अधिकारी, आमतौर पर अमलाह कहा जाता है, गांव में आता था, लेकिन भूमि कर का संग्रह करना एक अस्थायी समस्या बनी हुई थी। कभी कभी फसल के खराब होने पर कीमतों में कमी होने के कारण बकाया का भुगतान करना कठिन हो गया था। कभी कभी रैयतों द्वारा जानबूझकर भुगतान में देरी की जाती थी। आज का आखिरी प्रश्न, 1990 भारत परिषद अधिनियम के बारे में है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की, बिल्कुल की थी। पहली बार इसने वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीयों के प्रवेश का प्रावधान किया गया, बिल्कुल किया गया। इसने मुसलमानों और ईसाइयों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, ये गलत है। ईसाइयों के लिए नहीं किया गया था। 1919 और उसके बाद 1935 में मजबूती के साथ रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1909 का जो अधिनियम था उसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया, और इसने पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके तहत मुसलमान सदस्यों को केवल मुसलमान मतदाताओं द्वारा ही चुना जाना था। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।